हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एक्स। आज हम लोग फिर से डेली करंट अफेयर्स के क्लास के साथ आ चुके हैं। और आज कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा करंट अफेयर्स आया जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि पूछे। तो हम लोग बात करेंगे सीधा, ये है टॉपिक्स जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीएम जुगा के बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, बीएएस के बारे में, बायो राइट के बारे में, पीएम आशा, नाइट ब्लाइंड, ये ब्लाइंड साइट, और जीएसपी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुगा। इसमें क्या है ना कि ये एम करता है प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल, मतलब ट्राइबल का जो हालत है जो वो सबको इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो कवरेज करेगा 63,000 गांव को कवर करेगा, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को करेगा। ये इसका जो मॉनिटर है, ये कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ये पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाएगा। पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म इसको देखेगा कि अच्छा इतना इतना हुआ है प्रोग्रेस। जो नेक्स्ट चलेंगे इसमें फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो इसका गोल्स क्या क्या है, पीएम जुगा का गोल क्या है? तो सारा जो प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पक्का हाउस। पक्का हाउस जो है सबको वो देगा बनाकर। फिर स्किल डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट ऑन्टरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलप करेगा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्रमोशन का मौका देगा, एनहांस लाइवलीहुड। फिर एजुकेशन में काम करेगा, पीएम श्री जो स्कूल्स है वो सबको बढ़ाएगा, बढ़ावा देगा। और फोर्थ है हेल्दी लाइफ एंड डिग्निफाइड एजिंग। जो वहाँ का सैनिटेशन है वो सब ठीक करेगा, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ठीक करेगा, जिससे कि वहाँ का लाइफ जो है वो सुधरेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ इनोवेशंस लाया गया है। व्हाट आर द इनोवेटिव आइडियाज? तो जैसे इनोवेशन स्कीम क्या क्या है इसके अंदर? ट्राइबल होम स्टे, होम स्टे क्या होता है? पीजी जैसा होता है, पेन गेस्ट टाइप का होता है। 1,000 होम स्टे बनाएगा। क्यों? टूरिज्म के लिए, तो ट्राइबल टूरिज्म लोग देखने आते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर जो ट्राइब से के बहुत नज़दीक से लोग रूबरू होते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप लोग को रहने का जगह चाहिए, उसके लिए फिर होम स्टे करेगा प्रोवाइड। फिर फॉरेस्ट राइट होल्डर्स, तो फॉरेस्ट का जो पट्टाधारी होते हैं उन लोग को जो फॉरेस्ट राइट होता है उसको सिक्योर करेगा कि हाँ ठीक है भैया, आपका फॉरेस्ट है, आपका ये सब राइट्स है, आप वहाँ से फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा, जो एजुकेशन की बात हमने पिछला साइड में किया था कि पीएम श्री स्कूल्स जो है वो सबको बढ़ावा देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, रेसिडेंशियल स्कूल्स है। और फिर सिकल सेल जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ जो होता है ये रेड ब्लड सेल्स में आता है। इसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, वो ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, ब्लड ज़्यादा कैरी नहीं कर पाता है, तो ये है सिकल सेल एनीमिया। फिर मार्केटिंग सेंटर, अब क्या कर सकता है कि ये लोग ट्राइबल के लिए मार्केट, ट्राइबल का मार्केट बहुत दूर दूर होता है, तो एक मार्केट प्लेस यहाँ बना दी कि भैया ठीक है, यहाँ पे आओ, सामान वामान खरीदो और जाओ। तो ये एक मार्केट सेंटर भी बनाने की बात हो रही है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो ये जो है अभी कल ही ये सब डिसाइड हुआ, कैबिनेट डिसाइड किया। तो ये होता क्या वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका है वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक साथ लोकसभा का, विधानसभा का और जो पंचायत को चुनाव है, तीनों एक साथ कराएंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा ना, अभी जैसे लोकसभा चुनाव उसमें 60,000 करोड़ रुपया गया, तो उसके साथ साथ अब ईवीएम पहुंच ही रहा है हर जगह। तो वही चीज़ में स्ट्रीमलाइन कर देंगे, ठीक है। लोकसभा के लिए अगर ईवीएम गया है तो इस विधानसभा के उसी में आप वोट दे दो, आप पंचायत के उसी में वोट दे दो, तो क्या होगा कि बार बार जो कॉस्ट ऑफ जो इलेक्शन कराने का जो कॉस्ट होता है वो कम होगा, तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो भार पड़ता है वो भी कम होगा, और वो जो पैसा इसमें लग रहा है वो पैसा कहीं और वेलफेयर स्कीम्स में जा सकता है। और इससे दिक्कत क्या क्या है? दिक्कत भी बड़ा हो जाएगा इससे। इससे क्या होगा, मार्जिनलाइजेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। तो जो रीजनल पार्टी, जो छोटे मोटे पार्टी है, वो सबका क्या हुआ कि अब मान लो कि छोटा सा स्टेट का पार्टी, जैसे झारखंड में जेएमएम है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो ठीक ठाक है, और छोटा सा बहुत सारा पार्टी आजसू है। अब बड़ा बड़ा पार्टी बीजेपी कांग्रेस एक साथ आएगा, तो ये सब का जो थोड़ा मोड़ा जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रेलेवेंस ये खत्म होता दिखेगा। रिडक्शन इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप आप लोग को पता है, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं इलेक्शन की वजह से ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा तो ये सब एक्टिव कम दिखेंगे। और फिर रोड मैप का बात करेंगे हम लोग। तो ये एक इसके लिए समिति गठन किया गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा। और ये फिर 2 स्टेप में अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। पहला स्टेप में क्या होगा कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाएगा, और बाद में फिर सेकंड फेज जो होगा इसमें हम लोग फिर लोकसभा, विधानसभा और पंचायत तीनों का एक साथ करेंगे। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं, आगे है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बास। ये जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये गगन प्रोग्राम, इसको गगन का एक्सटेंडेड प्रोग्राम है, एक्सटेंडेड। तो गगन प्रोग्राम जो है ये क्या है, ह्यूमंस को स्पेस में ले जाने का प्रोग्राम होता है। ह्यूमन को जैसा अभी गगनयान 3 इसमें बैठ के जाएगा भाई लोग स्पेस में 400-300 मीटर्स तक। तो ये है। तो पहले हम लोग बात करते हैं गगन प्रोग्राम एक्सटेंडेड। ये क्या है ना कि
एक्सटेंडेड प्रोग्राम जो है गगनयान 2026 तक 4 और मिशन करेगा फॉर बास टेक्नोलॉजीज। बास क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अभी तक 2 ही स्टेशन है स्पेस स्टेशन, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक चाइना का। अब फिर 2035 तक, मतलब जो ये है बस, हम लोग चाहते हैं कि 2035 तक भारत का भी एक स्पेस स्टेशन चला जाए। तो ये जो बास है ये उसी से रिलेटेड है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो हम लोग चाहते हैं कि बास का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब बना के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर दे 2028 तक, और फिर इसको हम लोग अंतरिक्ष में पहुंचा दे 2035 तक। और इसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, क्योंकि गगनयान एक्सटेंडेड प्रोग्राम ये भी ह्यूमन को स्पेस में ले जाने का है मिशन, तो इसमें फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बाय 2028 तक। ठीक है। तो दिस इज अबाउट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। 2028 तक बनाना है टेक्नोलॉजी को और 2035 तक उसको डिप्लॉय कर देना है। और गगनयान एक्सटेंडेड 2026 तक 4 को मिशन टेस्ट करेगा इसी के लिए। और ये ओवरऑल भारत के स्पेस सेक्टर को बहुत बूस्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं तो हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब बायोलॉजिकल ऊपर छिपा हुआ रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बायोराइड स्कीम। बायोराइड स्कीम में क्या है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा रखा गया इसका मिनिस्ट्री, ये है नोडल मिनिस्ट्री। और ये 300 यूएस डॉलर बिलियन, 300 बिलियन यूएस डॉलर बायो इकोनॉमी बनाना चाहता है 2030 तक। बायो इकोनॉमी में क्या क्या है? जैसे बायो इकोनॉमी में बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे कि बहुत सारा मेडिकल इक्विपमेंट्स है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे 3D प्रिंटिंग होता है ऑर्गेन्स का, बहुत सारा चीज़ होता है। फिर और बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री में एक और ज़्यादा सर्कुलर सर्कुलर इकोनॉमी। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि अगर एक चीज़ यूज़ की, एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम यूज़ करें, फिर इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जब ये वेस्ट हो जाता है तो फिर इससे कुछ हम वैल्यूएबल चीज़ निकालें। इसका एक पार्ट तो वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर एक पार्ट को यूज़ करा, फिर इसको हम ला दे प्रोडक्शन में। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी बहुत अच्छा ये सस्टेनेबल मीन्स है। ठीक है। तो सस्टेनेबल मीन्स के लिए बहुत अच्छा है सर्कुलर इकोनॉमी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये आय संरक्षण, अन्नदाता, अन्नदाता आप लोग समझ में है कि अन्नदाता अच्छा किसान को बोला जाता है। तो अन्नदाता कौन है? किसान। किसान का हम लोग आय को संरक्षण करेंगे। तो इसमें क्या क्या है? इसमें 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स को हम लोग इंक्लूड किए। सबसे पहला है प्राइस सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या है? पल्सेस पे, पल्सेस पे, कोपरा पे, मतलब कोकोनट के छिलके पे, ये सब का, जस्ट अ मिनट, ये सब का पैसा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। इसमें एमएसपी से नहीं आता, प्राइस सपोर्ट सिस्टम से आता है। फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, एक फंड बनाएगा जिससे प्रोक्योर करेगा अ, सरकार सामान को, और फिर जब महंगा होगा तो हम मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे। मतलब ठीक है, जब प्याज बहुत महंगा होगा तो हम प्याज सरकार खरीद रहा है, फिर सरकार सब्सिडी में उसको बेच रहा है, इस तरीके से। इकोनॉमिक्स का टर्म है। डेफिसिट पेमेंट सिस्टम, मतलब जितना भी पैसा वो सिर्फ किसान को सीधा चला जाएगा। मार्केट इंटरवेंशन की, मतलब सरकार वही फिर खरीदेगा आलू, प्याज, टमाटर। और यहाँ पे एक और बात क्या है कि जो टीओपी है, बोले तो टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ये एक्चुअली बहुत महंगा हो जाता है बारिश के दिनों में, क्योंकि ना इसका स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। तो सरकार क्या कर रहा है, हम ट्रांसपोर्ट प्लस स्टोरेज का जो खर्चा है ये हम बेयर करेंगे, तो ये गवर्नमेंट बेयर करेगा। तो इससे किसान को बहुत फायदा हो जाता है। अब इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि आपको पता है कि भैया गेहूं और अ, धान के अलावे, मतलब व्हीट एंड राइस के अलावे भी हम क्रॉप उगाएंगे, वो भी सरकार खरीद लेगा, वो बर्बाद नहीं जाएगा। तो फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। ठीक है भैया, हम भी क्रॉप उगाएगा। कंज्यूमर का इंटरेस्ट बचेगा, क्योंकि भैया कंज्यूमर को ये सब चीज़ कम उगता है, ये सब का सप्लाई ही कम है, तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो न्यूट्रिशियस फूड भी नहीं हो पाता, ये होगा। फिर सरकार ये रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स का भी अच्छा हो जाएगा भैया, बल्ले बल्ले। फिर सॉफ्ट एंड प्राइस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि अगर प्रोडक्शन सप्लाई सही हो जाएगा तो फिर दाम भी कम हो जाना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट। तो ये है क्या न्यूरालिंक ब्लाइंड साइट? तो एलोन मस्क का एक कंपनी है न्यूरालिंक, तो 2016 में बना था। ठीक है, याद ये रखना है, मतलब याद क्या रखना, बस दिमाग में न्यूरालिंक 2016। ये क्या करता है ना कि आपके दिमाग में चिप डालता है। जैसे न्यूरालिंक एक चिप है, वो बीसीआई पे काम करता है। बीसीआई क्या? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। वो क्या करेगा, आपके ब्रेन में डालेगा चिप, ब्रेन से जो सिग्नल्स है वो चिप के पास जाएगा, और चिप फिर सिग्नल्स देगा बाकी न्यूरॉन्स को कि ये काम करो। तो इससे बहुत सारा पैरालिसिस का चीज़ ठीक हो सकता है, या फिर बहरा को सुनाई देगा, अंधा को दिखाई देगा, इस तरीके से। तो ये ब्लाइंड साइट एक बनाया है। इसमें क्या है कि जो इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड जो है विजन, उसको रिस्टोर करेंगे। जो या तो पैदा से ही नहीं देख पाता है या फिर बाद में नहीं देख पाते हैं, तो वो उन लोग का स्टोर करेगा। वो लोग ब्रेन से सिग्नल लेगा और फिर सिग्नल को आंखों में देगा और फिर वो काम करेगा। ठीक है, बेसिकली। तो ये अलाउ करता है बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, विदाउट फिजिकल मूवमेंट।
इसमें इन्वेसिव 3 तरीके का प्लांट होता है, इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव, पार्शियल इन्वेसिव। इन्वेसिव प्लांट मतलब होता है कि आपके ब्रेन के अंदर डालेगा चिप। नॉन इन्वेसिव में क्या होता है कि स्काल्प पे डालेगा, सर के ऊपर जो होता है उस पे। और पार्शियल इन्वेसिव मतलब आधा अंदर रहेगा और आधा स्ट्रक्चर बाहर रहेगा, कंपोनेंट, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या क्या, मेडिकल में, वेलनेस होगा, और फिर सब आते डिफेंस में काम आ सकता है, एंटरटेनमेंट में काम आएगा, गेमिंग में काम आएगा। इश्यूज क्या क्या, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक कंप्यूटर, ये एक टेक्नोलॉजी है, तो इसको रिस्क है कि इसको खतरा, मतलब साइबर सिक्योरिटी इश्यूज है, हैक करा जा सकता है। एथिकल कंसर्न क्या क्या है कि भैया आपके दिमाग में कुछ है तो आपका थॉट प्रोसेस मैनूवर करके कुछ भी कराया जा सकता है, तो एक ये भी कंसर्न है। और फिर सेफ्टी इश्यूज भी है भैया कि बॉडी का इम्यून कैसे रिस्पॉन्स करेगा, बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। लगता है एक स्लाइड पार हो गया है। हाँ, नहीं नहीं, इट्स ओके। चलिए, तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यार दिमाग, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, भैया ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ भैया हम लोग बात करेंगे अपने जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या फिर कैसे हम लोग पोल्यूशन कम कर सकते हैं, ये सब के बारे में। तो 2020 में साइन हुआ था इंडिया और डेनमार्क के बीच में। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल कोपेनहेगन है। और ये फोकस करता है, क्यों हुआ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी का। तो उसमें बोला है कि भैया आप लोग ऐसा करिए, डेवलपिंग कंट्रीज को एनेक्स वन कंट्रीज मदद करेगा उस तरीके से। तो इसीलिए ये पार्टनरशिप बैठा है, ठीक है। ये एक और है, 2021 में साइन किए थे हम लोग यूके के साथ भी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। अब है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, वात्सल्य स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम का वात्सल्य स्कीम, अब इसमें क्या है ना, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, माइनर के लिए है। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। जैसा पेंशन क्या होता है कि एनपीएस में क्या है कि आप हर जवानी से ही कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करिए, और फिर आफ्टर रिटायरमेंट आपको वो पैसा धीरे धीरे करके मिलेगा, मिलता रहेगा। तो एक आपके बुढ़ापे बुढ़ापे के समय इंश्योर डिग्निफाइड ओल्ड एज लाइफ है। तो पीएम वात्सल्य स्कीम क्या है, माइनर्स के लिए, 18 साल से कम के लिए। इसमें क्या है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 1,000 रुपये पर साल, मतलब महीने के 100 रुपये से भी कम, ये हाँ। और मैक्सिमम का लोन लिमिट है, मिनिमम 1,000 रुपया पर एनम। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिखाएगा, बच्चा लोग को एक आदत डालेगा सेविंग कराने का, हैबिट ऑफ सेविंग। और ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है कि भैया ओल्ड एज में डिग्निफाइड लाइफ जिएंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है ये पीएफडीआरए करता है। पीएफडीआरए एक रेगुलेटरी बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि ईपीएफओ को भी हैंडल करता है, ठीक है। पेंशन रिलेटेड जो भी है, एलआईसी है, फिर जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, या फिर आपका ईपीएफओ है, प्रोविडेंट फंड, ये सब सबको पीएफडीआरए ही रेगुलेट करता है। जैसे सेबी है स्टॉक मार्केट का, वैसे ही पेंशन फंड्स का पीएफडीआरए है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एनसीओई फॉर एवीजीसी। अब ये क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ए फॉर एनिमेशन, वी फॉर वर्चुअल इफेक्ट्स, जी फॉर गेमिंग, सी फॉर कॉमिक्स, एंड एक्स आर स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड रियलिटी। तो आप लोग को पता है कि अभी गेमिंग इंडस्ट्री कितना बूम पे है भैया, बच्चे लोग को गेम खेलने का बड़ा शौक है। बहुत उसमें ऐसे भी होंगे जिनको गेम बनाने का शौक होगा कि आई वांट टू मेक द गेम, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा, पढ़ाई नहीं है वैसा, पता नहीं है, मतलब करियर अपॉर्चुनिटी नहीं क्या है। तो अभी सरकार क्या किया है कि भैया एक नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे अपना हम लोग मुंबई में, जहाँ पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक सिस्टम, रियलिटी के बारे में पढ़ाई होगा, ट्रेनिंग एंड लर्निंग दोनों यहीं पे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका रोल है, देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इंडस्ट्री। और ये क्या है ना, 2032 तक 23 लाख जॉब्स सीधा बनाएगा, और $26 बिलियन, मतलब बहुत ही प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री है ये, और बहुत पोटेंशियल रखता है, ठीक है। इसका चैलेंजेस क्या है कि भैया, हाँ ठीक है, चैलेंज आपको पता है, स्टैंडर्डाइज करने में इसको दिक्कत होगी, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत हैवी टेक्नोलॉजी है भैया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पाइथन वाइथन के लिए बड़ा मुश्किलात है कहीं भी सीखना, मतलब नॉट इन नॉर्मल सेंस, बट हाँ स्कूल में आपको पता है एजुकेशन क्या हालत है, तो ये सब थोड़ा सा बहुत मेहनत लगेगी ये सब करने में, अभी बहुत समय लगेगा इसको करने में, या तो बहुत बढ़िया से करो या तो समय लगेगा भाई। तो फिर हम लोग बात करेंगे अब ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो एक रिपोर्ट है, इंडियन राइनो फाउंडेशन, आईआरएफ जो है, स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट दिखाता है। इसमें क्या है, ये बताता है राइनो के बारे में क्या स्टेट है भैया। तो 20% पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, मतलब अभी 4,000 के करीब हो चुके हैं, 3200 थे, 4,000 हो गए हैं। 90% जो पॉपुलेशन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, मतलब एक ही जगह ये आपका अ, एक ही जगह जमावड़ा हो गया है। तो इसको ना यार, यहाँ पे फ्लड्स भी आते रहते हैं, तो इसको कोशिश किया जा रहा है कि अलग अलग जगह पे, और ओरांग है, नामेरी है, इधर भी ये सबको भेजा जाए। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, ये वल्नरेबल है, वीयू है, ठीक है, याद रखना, ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है।
और ये सोशल सोशल इसका बिहेवियर क्या है, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, एक्सेप्ट ऑफ फीमेल। फीमेल अपने बच्चे को साथ में रखेगी, ऑब्वियस सा बात है। और इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, बच्चे जो होता है 15 से 16 महीने कोख में रहते हैं, और फिर 2 से 3 साल में एक बच्चा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बात था। इंडियन राइनो फाउंडेशन को याद रखना है, और स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट जो है उसको याद रखना है, और पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, डिक्लाइन नहीं हुआ। ठीक है, ये याद रखना है। और ये कहाँ मिलता है भैया, वही इंडो नेपाल तेराई रीजन जो है, हिमालय के जो फुट हिल्स है उधर से, फिर अब वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न तरफ और नदन तरफ, और वो हिमालयन के नीचे वाला बेल्ट में मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 4 क्या है, चंद्रयान 4 जो है चंद्रयान 3 के बाद आएगा। चंद्रयान 3 में हम लोग क्या किए थे कि सॉफ्ट लैंडिंग किए थे मून पे। चंद्रयान 4 में क्या करना है कि हम लोग अब एम करेंगे, सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 एम्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर लूनार सैंपल कलेक्शन एंड रिटर्न। मतलब अब वहाँ पे जाएंगे, लैंडिंग करेंगे, वहाँ का सैंपल को उठाएंगे, मून का जो भी स्टोन है, जो भी सोयल है, उसको उठाएंगे, वापस से उसको रॉकेट में डालेंगे, वापस उसको जो भी व्हीकल उसमें डालेंगे, और फिर वापस उसको रिटर्न अर्थ लाएंगे। चाइना ऐसा कर चुका है, अब भारत भी ऐसा करना चाह रहा है चंद्रयान 4 में। इसके लिए पैसा मिल गया है 2104 करोड़, और 36 मंथ के अंदर ये तैयार हो जाएगा, 36 मंथ्स के अंदर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, 3 सालों के, लगभग 3 सालों के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सरकम न्यूटेशन इन प्लांट्स। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये क्या है कि स्मॉल एंड कंटिन्यूस मूवमेंट मेड बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो होता है छोटे छोटे मूवमेंट्स करते हैं, या तो जिगजैग या तो स्पाइरल, गोल गोल, ताकि वो लोग सही जैसे पकड़े। जैसे कि आप कभी वीडियो देखे होंगे, जैसे प्लांट का ग्रोथ, जब ग्रोथ होता है तो प्लांट का वीडियो देखिएगा तो प्लांट इधर उधर हिलता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसके बाद फिर ये उगता है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है, लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, कभी गोल गोल घूमता है, क्यों? ये आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो इन्वायरमेंट को कोशिश करता है पहचानने का कि यहाँ क्या क्या, और हम क्या करेंगे कि हमको मैक्सिमम ग्रोथ होगा मेरा। जैसे कि सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर जो होता है, ये क्या करता है, आप सनफ्लावर को भी देखे होंगे तो ये हमेशा एक फूल अगर यहाँ है तो दूसरा फूल अपोजिट में झुका हुआ रहेगा। ये नहीं कि भैया इसी के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, ये अपोजिट में चले जाते हैं, क्यों? ताकि इस पे सनलाइट का एक्सपोजर दोनों को पूरा पूरा मिल सके। तो ये क्या है, सरकम सरकम न्यूटेशन जो है, ये एक्चुअली है ही यही कि प्लांट्स छोटा छोटा मूवमेंट करते हैं, या तो स्पाइरल में या तो जिगजैग में, ताकि वो लोग अडेप्ट कर सके इन्वायरमेंट पे, और उसका बेस्ट पूरा फायदा उठा सके अपने ग्रोथ को लेके इन्वायरमेंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये है फिरोमोन ट्रेडमार्क सर्च टेक्नोलॉजी। फिरोमोन क्या होता है, फिरोमोन एक लिक्विड जैसा होता है, वो इंसेक्ट्स के अंदर रहता है, इंसेक्ट्स के अंदर रहता है लिक्विड जैसा, और ये उसको सेक्रीट करते हैं ताकि जो इसके अपोजिट जिंजर है, या तो अगर ये मेल है फीमेल है, दोनों सेक्रीट करते हैं, और ये फिर फिरोमोन जो हार्मोन है या फिर रिलीज होता है, और फिर इसको अट्रैक्ट करता है ये अपोजिट जेंडर्स को। तो इससे क्या होगा कि हम लोग पेस्ट को पकड़ भी सकते हैं, कि मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रैप लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग फिरोमोन डिस्पेंसर से फिरोमोन को रिलीज करवा रहे हैं। अब इसको क्या पता भाई कि यहाँ पे भैया मेरे लिए ट्रैप है कि ओरिजिनल है। ये चला जाएगा फिरोमोन के पास, ये चला जाएगा उसके पास, सब यहाँ जाएंगे और यहाँ पे सब निपट जाएंगे। तो ये क्या है, पेस्ट कंट्रोल का एक तरीका है फिरोमोन ट्रैप्स। केमिकल सिग्नल होता है फेरोमोन, बिहेवियर रिस्पॉन्स, ये फ्लूइड्स में होता है, यूरिन में होता है, स्वेट में होता है, सिक्रेशंस में होता है, एक्सोक्राइटिक सिक्रेशन, एंडोक्राइटिक सिक्रेशंस में, एक्सोक्राइटिक। तो ये था फेरोमोन ट्रैप्स और फेरोमोन ट्रेडमार्क से एक डिस्पेंसर बनाया भैया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, और ये है अमेजॉन रिवर ड्राउट। तो अमेजॉन रिवर जो है इसमें सुखाड़ पड़ रहा है, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज। इसका सोलीमोस नाम का एक ट्रिब्यूटरी जो इसका मेन ट्रिब्यूटरी है, ये पूरा ड्राई हो चुका है। ठीक है, और अब पता है कि ये कहाँ है, तो ये आ जाता है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और यहाँ से ये शुरू होता है अमेजॉन रिवर, और इधर आके कहीं खत्म होता है। तो अमेजॉन रिवर जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रिवर नील इजिप्ट वाला, लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर जो है अमेजॉन है, और इसका जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट सिस्टम जो है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, ये भी अमेजॉन ही है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था। करंट अफेयर्स आज का पूरा कवर हो चुका है, और कोशिश करेंगे कि दिन ही में लाए। तो आप देखिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एक्स। एंड आपको कुछ भी ज़रूरत हो, सीधा कमेंट, डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, थैंक यू।